कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त जहां हर घाव को भर देता है, वहीं बड़े से बड़े अभिमानी के अभिमान को भी समय के साथ चकनाचूर कर देता है। वक्त इतना ताकतवर होता है कि सदियों से लोहे की तरह जड़ जमा चुकी सामाजिक मान्यताएं भी इसके प्रभाव में धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। कुछ इसी सोच के साथ शेखर जोशी की एक यथार्थपरक कहानी है गलता लोहा, जिसमें भारतीय समाज में सदियों से जाति के नाम पर जड़ जमा चुकी परंपराओं को टूटते हुए दिखाया गया है। जिन परंपराओं को तोड़ने के लिए, जिन मान्यताओं को ठोकर मारने के लिए बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन हुए और बड़े बड़े महापुरुषों ने जिन जातीय मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी ये जातीय मान्यताएं नहीं टूटी। उन्हें वक्त के प्रभाव ने स्वतः धीरे धीरे किस प्रकार कमजोर कर दिया, इसी विषय को लेकर के गलता लोहा कहानी शेखर जोशी के द्वारा रची गई है। तो आज की वीडियो में हम आइए पढ़ते हैं शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 11वीं हिंदी आधार पाठ्यक्रम में आरोह भाग 1 के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गलता लोहा, जो शेखर जोशी की एक यथार्थपरक कहानी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लेखक के बारे में चर्चा करते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की यथार्थपरक कहानी है। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सब कहानी संग्रह है। और इसी तरह से एक शब्द चित्र या जिसे रेखा चित्र भी कहते हैं, एक पेड़ की याद नाम से इनकी प्रकाशित हुई है। इनको पहल सम्मान भी मिला हुआ है और ये हमारे समकालीन कहानीकार हैं। अब आइए कहानी के शीर्षक पर चर्चा करते हैं। कहानी का शीर्षक है गलता लोहा। लोहा आप जानते हैं एक मजबूत धातु है और गलता का मतलब पिघलता हुआ। यानी लोहा पिघल रहा है। यहाँ लोहा पिघलने का लाक्षणिक अर्थ है। क्या अर्थ है लोहा पिघलने का? लोहा पिघलने से अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक परंपरा जो लोहे की तरह से बड़ी ही मजबूत थी और सदियों से समाज में अपना जड़ जमाए हुए थी, वो धीरे धीरे वो लोहा पिघल रहा है। यानी वो परंपरा, वो मान्यता धीरे धीरे समय के प्रभाव में समाप्त हो रही है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, एक है धनराम और एक है मोहन। धनराम जो है लोहार का बेटा है, जो हमारे समाज में तथाकथित छोटी जाति मानी जाती है। इसी तरह से मोहन जो है वो ब्राह्मण परिवार यानी ब्राह्मण पुरोहित का बेटा है, जो हमारे समाज में तथाकथित रूप से ऊंची जाति मानी जाती है। आप ये देखिए, ये है लोहार की भट्ठी। बाएं तरफ आपको जो दिख रही है, लोहार अपने भट्ठी पे बैठ के काम कर रहा है, लोहे को पिघलाता है, उसे मोड़ करके लोहे के औजार बनाता है। इस लोहे की भट्ठी को कहानी में आफर शब्द से इंगित किया गया है, यानी इस लोहे की भट्ठी को कहानी में आफर बताया गया है। दूसरी तरफ देखिए पुरोहित हैं, जो कि अपने जजमानों के यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं। पुरोहित वो व्यक्ति होता है जो गांव घरों में लोगों के घर पूजा पाठ कराता है। तो जो पूजा पाठ कराता है वो ब्राह्मण पुरोहित कहलाता है, और जिनके यहाँ पूजा पाठ कराया जाता है उनको जजमान बोलते हैं। तो ये शब्द इस कहानी में बार बार आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जाति प्रथा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जाति प्रथा हमारे समाज की बहुत पुरानी व्यवस्था है। बहुत पहले हमारा समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण होते थे और इन चारों वर्णों में ऊंच नीच की भावना थी, एक हायरार्की थी। लेकिन चारों वर्ण अपनी योग्यता के आधार पर एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता था, इससे शूद्र जो है वैश्य बन सकता था। थोड़ी सी मोबिलिटी थी। यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में धीरे धीरे जाते हुए तमाम जातियों में बंट गया और इन जातियों में जो मोबिलिटी थी वो समाप्त हो गई, गतिशीलता समाप्त हो गई। यानी एक जाति
जिस जाति में व्यक्ति पैदा हुआ वो जीवन भर उसी जाति में रहेगा, चाहे जितनी भी योग्यता हासिल कर ले। उस जाति के व्यक्ति को अपनी ही जाति के पैतृक व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा, यानी जातियां व्यवसाय पर निर्धारित हो गई। जैसे लोहार है तो लोहे का ही काम करेगा, सुनार है तो सोने का ही काम करेगा, और धोबी है तो वो कपड़े धोने का ही काम करेगा। यानी जाति के आधार पर व्यवसाय निर्धारित हो गया, और कोई भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति से इतर हट करके, अलग हट करके कोई दूसरी जाति का व्यवसाय नहीं अपना सकता है, चाहे जितनी भी योग्यता हासिल कर ले। यानी जातियों में हमारा समाज बंट गया। इतना ही नहीं, इन जातियों के बीच में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना और तमाम बुराइयां घर कर गईं। जो ऊंची जाति के लोग माने जाते थे वो स्वयं पर अभिमान करते थे, और नीची जातियों को बड़े ही तुच्छ नजरिए से, बड़े हीन भावना से देखते थे। इसी तरह से छोटी जाति के जो लोग थे वो अपने आप में एक हीन भावना से ग्रसित रहते थे, बड़ी जातियों को बहुत बड़ा मानते थे, अपने आप को छोटा मानते थे। इतना ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी छोटी जातियों के साथ भेदभाव और शोषण किया जाता था। सबके लिए अलग अलग पूजा स्थल निर्धारित होते थे। गांव में अलग अलग पानी के स्रोत, तालाब या कुएं भी अलग अलग जातियों के हिसाब से होते थे। अगर एक छोटी जाति का व्यक्ति है, उसका जो कुआं है वो सूख गया, तो वो बड़ी जाति के कुएं से पानी नहीं ले सकता था, चाहे प्यासा मर जाए। तो इस तरह से समाज में काफी भेदभाव, छुआछूत और तमाम बुराइयां, ये सब जाति प्रथा के नाम पर थी। और बड़ी जाति के लोग किसी भी तरह से छोटी जाति के वाले व्यक्ति के पास बैठना, उठना, उनसे ज्यादा बातचीत करना या उनसे स्पर्श करना, ये परहेज करते थे। बहुत जरूरी होने पर बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों से केवल काम कराते थे, केवल सेवाएं लेते थे, लेकिन उनके साथ बैठना उठना ये मनाही थी, एक तरह से परहेज था। तो ये भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था। क्यों कलंक था, ये एक अलग विषय है। ये आगे एक और पाठ है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कक्षा 12वीं में आप पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से हम बताएंगे। अभी हम इतना सिर्फ जानते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज को बांटने का काम करता था, समाज में एकता स्थापित करने में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करता था, और साथ में इंसान के बीच ऊंच नीच और छूत का एक भेद पैदा करता था। इसीलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर सामाजिक बदलाव के तमाम प्रयास किए। इस प्रयास में आप देखिए, ये महापुरुषों के कुछ चित्र हैं। सबसे पहले आवाज उठाई इस व्यवस्था के विरुद्ध गौतम बुद्ध ने, उसके बाद कबीर दास ने, उसके बाद नानक ने, फिर रैदास ने। आधुनिक काल में अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, केशव चंद्र सेन ने, ज्योतिबा फूले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, और सबसे बाद में अंबेडकर ने। यानी समय समय पर, अलग अलग समय में अनेक महापुरुषों ने जाति प्रथा की कमियों को दूर करने के लिए, जाति प्रथा की बुराई को दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए। लेकिन इन महापुरुषों के प्रयासों से कोई बहुत व्यापक बदलाव नहीं आया जाति प्रथा में। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा सदियों से भारतीय समाज में लोहे की तरह मजबूती से जड़ जमा चुकी थी। मानसिकता लोगों की चेंज नहीं हो रही थी, परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के बाद कानूनों में बदलाव हुआ, समाज व्यवस्था बदली, आधुनिक शिक्षा आई, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ और ज्ञान का प्रसार हुआ, अपने आप धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था टूटने लगी। लोगों की आवश्यकताएं बदली, लोगों की सोच बदली। तो ये वक्त का प्रभाव था। वक्त के प्रभाव के कारण जैसे जैसे शिक्षा और तकनीकी का विकास हुआ, तो जो कृषि पर आधारित समाज था, धीरे धीरे वो अन्य व्यवसायों की ओर आगे बढ़ा। ग्रामीण आधारित समाज था, धीरे धीरे वो शहरीकरण की ओर बढ़ा। तकनीकी के कारण नए नए कल कारखाने खुले, उद्योग धंधे खुले, और उन उद्योग धंधों में काम करने के लिए गांव से लोग शहरों की ओर जाने लगे। शहरों में मजबूरी थी, सभी जाति के लोगों को एक साथ रहना था, एक ही दुकान पे चाय पीना था, एक साथ खाना खाना था, एक ही ऑफिस में बैठ के काम करना था, फैक्ट्री में एक दूसरे के अगल बगल बैठ के काम करना था, तभी रोजगार चलता। तो जीविकोपार्जन के लिए ये नई परिस्थितियों में ढलना लोगों की मजबूरी बन गई, और इस मजबूरी के कारण धीरे धीरे स्वतः कैसे ये जाति अभिमान खत्म हो गया, जाति व्यवस्था में जो ऊंच नीच
छुआछूत की भावना थी वो खत्म हो गई। ये सब इस कहानी के माध्यम से एक झलक प्रस्तुत की गई है। पहले समाज के लोग गांव में पैदा होते थे और गांव में ही उनका जीवन बीत जाता था, कृषि पर ही सारा जीवन आधारित था। लेकिन तकनीकी के विकास के कारण जब कल कारखाने खुले और साथ में शिक्षा का विस्तार हुआ और इसके बाद लोग जब शहरों में जाने लगे, तो वहां जाकर के लोगों के दिमाग में एक व्यापक सोच पैदा हुआ और ये जाति की संकीर्णता धीरे धीरे दूर हुई और लोगों को लगा कि ये तो जाति प्रथा बकवास है, बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी एक दूसरे के छूने से न तो पवित्र होता है न अपवित्र होता है, और न तो जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच की बात है। और कुछ हमारे कानून ने भी सहयोग किया, हमारे संविधान ने भी अस्पृश्यता का अंत कर दिया, यानी छुआछूत को अंत कर दिया, और साथ में सबको समान अधिकार दिया, सबको अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी मिली। तो इन सब तमाम बदलावों के कारण धीरे धीरे स्वतः ये जाति प्रथा टूटने लगी। और इस जाति प्रथा का बदलाव जितना महापुरुषों के आंदोलन के कारण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अपने आप इन संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, तकनीकी के विकास और शिक्षा के प्रसार के कारण होने लगा। तो यही जो धीरे धीरे जाति व्यवस्था के टूटने और जाति अभिमान के समाप्त होने की जो कड़ी है, इसी को प्रस्तुत किया है शेखर जोशी ने गलता लोहा नामक कहानी के माध्यम से। कहानी में हमने बता दिया दो प्रमुख पात्र हैं, मोहन और धनराम जो है एक लोहार का बेटा है जो छोटी जाति मानी जाती थी, और मोहन एक ब्राह्मण पुरोहित का बेटा है जो बड़ी जाति मानी जाती थी। तो आइए अब शुरू करते हैं सीधे इस पाठ का सारांश यानी कहानी को। गलता लोहा शेखर जोशी की यथार्थपरक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने जातिगत अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मकता में बदलते हुए दिखाया है। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। मोहन और उसके पिता, मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित का काम करते थे और दान दक्षिणा में मिले पैसों से अपना परिवार का गुजारा करते थे, परंतु अब बूढ़े हो चले थे। अब उनसे व्रत उपवास जैसा कठिन काम नहीं होता था। इसी को लेकर उन्होंने अपने बेटे मोहन को सुनाते हुए एक दिन कहा, चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, लेकिन 2 मील की चढ़ाई चढ़कर गणनाथ मंदिर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मोहन अपने पिताजी के इस कथन का आशय भली भांति समझता था, लेकिन वह उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि इस प्रकार का पूजा पाठ या अनुष्ठान करने का अभ्यास मोहन को नहीं था। इसीलिए वह खेती के काम में कुछ सहयोग करने के उद्देश्य से हंसुआ उठाता है और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ जाता है। मोहन और धनराम के बचपन की यादें। मोहन पिछले कई दिनों से आते जाते धनराम लोहार के आफर यानी भट्ठी से आती धप धप की आवाजें सुन रहा था। आज हंसुए की धार तेज कराने के लिए धनराम के घर पहुंचा और एक खाली कनस्तर पर बैठ गया। धनराम उसके बचपन का सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों को ताजा करते हुए मास्टर त्रिलोक सिंह की चर्चा करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत प्यार करते थे और उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। जब कोई लड़का कक्षा में किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता, तो वही सवाल वह मोहन से पूछते और उनकी अपेक्षा के अनुरूप मोहन उसका सही जवाब दे देता। तब वे अन्य बच्चों को मोहन से ही सजा दिलवाते थे। धनराम भी उन लड़कों में से एक था जिनको मास्टर त्रिलोक सिंह के कहने पर मोहन ने कई बार सजा दी थी। फिर भी धनराम मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। इसके 2 कारण थे। एक तो धनराम लोहार जाति का बालक था, जबकि मोहन एक उच्च ब्राह्मण परिवार का। दूसरा, मोहन पढ़ने में भी कक्षा में सबसे होनहार था और मास्टर साहब उसकी बार बार तारीफ करते थे। इस बात ने धनराम के मन में यह बात बैठा दी थी कि वह मोहन की बराबरी नहीं कर सकता। धनराम की तकदीर। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। दिन भर याद करने के बाद भी जब बेचारा धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका, तो मास्टर साहब ने व्यंग करते हुए कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे,
इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहते हुए मास्टर साहब ने उसे 5-6 दरातियां दे दी तथा अगले दिन उस पर धार लगाकर वापस लाने के लिए कहा। उसी दिन से धनराम की पढ़ाई छूट गई और उसके पिता गंगाराम ने उसे लोहारगिरी का काम सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी ठीक से काम न करने पर उसे अपने पिता के हाथों मार खानी पड़ती थी। कुछ ही दिनों के बाद गंगाराम की मृत्यु हो गई और उनकी भट्ठी को धनराम ने संभाल लिया। मोहन का भविष्य। इधर मोहन प्राइमरी शिक्षा पूरी करके छात्रवृत्ति पा गया। इससे उत्साहित होकर उनके पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के लिए सोचा। आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से 4 मील दूर जाना था और रास्ते में 2 मील की पहाड़ी चढ़ाई थी। एक नदी भी पड़ती थी। इसे देखते हुए पिता ने अपने एक जजमान के यहाँ ही रहने की व्यवस्था कर दी, जिसका घर नदी के उस पार था। एक बार छुट्टियों में जब मोहन वापस अपने घर आ रहा था तो नदी में आई अचानक बाढ़ में डूबते डूबते किसी तरह से बच पाया। इस घटना से मोहन के पिता काफी चिंतित रहने लगे। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। रमेश रहने वाला तो उसी गांव का था, लेकिन वह लखनऊ में एक क्लर्क की नौकरी करता था और वहीं रहता था। रमेश ने मोहन के पिता वंशीधर से सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे लखनऊ भेजने का आग्रह किया। उसने कहा, जहां मेरे घर में 4 प्राणी हैं वहीं एक और बढ़ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है और मोहन शहर में रह करके अच्छी पढ़ाई कर सकेगा। वंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गया। उन्होंने रमेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए उसके साथ लखनऊ भेज दिया। मोहन का शहरी जीवन। रमेश मोहन को पढ़ाई के नाम पर शहर ले गया था, लेकिन वहां उसके घर में मोहन की हैसियत एक नौकर से अधिक नहीं रही। दिन भर वह घर की महिलाओं का काम करता और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करता। एक बड़े ही साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया था। घरेलू काम के बोझ और स्कूल के नए माहौल के कारण गांव का होनहार बालक मोहन शहर में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। गर्मी की छुट्टियों में भी कभी कभार ही मोहन अपने गांव जा पाता, नहीं तो रमेश मोहन के पिता को यह संदेश दे देता कि अगली कक्षा की तैयारी के लिए उसे लखनऊ में ही रहना जरूरी है। 8वीं पास करने के बाद रमेश के परिवार वाले उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। तर्क यह था कि आजकल BA MA करके बहुत से लोग बेकार घूम रहे हैं, अतः किसी तकनीकी स्कूल में कुछ हाथ का काम सीखने के लिए उसका दाखिला करा दिया गया। मोहन की दिनचर्या पहले जैसी ही चलती रही और धीरे धीरे 2 साल की पढ़ाई पूरी कर वह काम की तलाश में फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। पिता के स्वप्न और सच्चाई। इधर मोहन के पिता वंशीधर को जब यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने होनहार बेटे को लेकर देखे गए उनके सारे स्वप्न धूल में मिल गए थे, लेकिन वह अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो गांव भर में सबसे यही कहा था कि उनका बेटा शहर में पढ़ रहा है और एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर लौटेगा। एक बार धनराम ने भी जब उनसे मोहन के बारे में पूछा था तो उसे भी उन्होंने जल्दी ही मोहन की नौकरी लगने की बात बताई थी। हालांकि धनराम को वंशीधर की बातों पर तब विश्वास हो गया था, क्योंकि बचपन से ही मोहन पढ़ने में अच्छा था और मास्टर त्रिलोक सिंह भी उसकी सराहना बार बार करते थे। तो यह रही धनराम और मोहन के बचपन से लेकर अब तक की कहानी। अब आइए चलते हैं धनराम की भट्ठी पर, जहां मोहन और धनराम बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। धनराम और मोहन। बातें करते हुए धनराम और मोहन काफी देर तक अपने बचपन की यादों में खोए रहे। अचानक धनराम को याद आया कि ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में प्रायः नहीं आते हैं और अगर आना भी पड़ा तो खड़े खड़े ही काम निपटाकर वापस चले जाते हैं। परंतु यहाँ मोहन न केवल काफी देर से बैठा हुआ था, बल्कि धनराम के काम को गौर से देख रहा था। धनराम अपनी भट्ठी पर एक लोहे के टुकड़े को गर्म करके उसे गोल बनाने की कोशिश कर रहा था, किंतु काफी देर से वह इस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। मोहन इस काम को गौर से देख रहा था। अचानक वह धनराम के पास गया और उसके हाथ से हथौड़ा लेकर उस लोहे के टुकड़े को
बड़ी नपी तुली चोट मारते हुए अच्छी तरह गोल बना देता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि धनराम कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मोहन ने यह कार्य इतनी कुशलतापूर्वक कैसे कर दिया, बल्कि आश्चर्य इस बात का कि एक ब्राह्मण का बेटा होकर मोहन ने लोहार का काम कैसे सीख लिया। रचनात्मकता की संतुष्टि। इधर मोहन अपने काम को बड़े गौर से देख रहा था। उसे इस बात का संतोष था तथा खुशी थी कि उसने इतनी कार्यकुशलता के साथ इस लोहे के टुकड़े को सुंदर और गोल बना दिया है। उसके मन में धनराम के प्रति कोई प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं था, बल्कि अपने काम के प्रति प्रशंसा पाने का भाव था। इस प्रकार बदले हुए परिवेश और परिस्थितियों के कारण एक ब्राह्मण का बेटा होते हुए भी मोहन ने लोहारगिरी के काम को न केवल अपनाया, बल्कि धनराम के साथ बैठकर अपने जातिगत अभिमान का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार यह कहानी बदली हुई परिस्थितियों में जातिगत अभिमान के गलने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि गलता लोहा कहानी किस प्रकार परिस्थितियों के कारण जाति अभिमान को पिघलने का एक प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसी तरह हमारे समाज में वास्तव में जाति प्रथा धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई और आज हम सब अलग अलग जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ न केवल कार्य करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं और हमारे समाज में एक आपसी सौहार्द बढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। धन्यवाद।